हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल फोकस एयर में। दोस्तों, आज हम देखेंगे विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि। और यदि आपने अभी तक आगमन विधि और निगमन विधि को नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इससे पिछले वाला पार्ट हमने आगमन और निगमन विधि का बनाया हुआ था, तो उसको भी आप देखें, क्योंकि इन्हीं दोनों विधि के आधार पर हम विश्लेषण और संश्लेषण को भी जानेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें, जिससे कि सभी के पास ये वीडियो पहुंच सके और सभी लोग इसको अच्छे से देख सकें। तो आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों, पहले हम देख लेते हैं कि आगमन विधि के जो चरण थे। लास्ट जो वीडियो हमने बनाई थी उसमें आगमन विधि के चरण नहीं बताए गए थे, क्योंकि देखिए क्वेश्चन लगभग चरणों से भी पूछ लिया जाता है कि इस आगमन विधि किस चरण में काम करती है। तो देखिए इसके चरण किस प्रकार से कि पहले बालकों को हम क्या देते हैं, उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। बच्चों को उदाहरण देंगे उदाहरण देने के बाद बच्चे क्या करते हैं, उस उदाहरण को देखकर उसमें निरीक्षण करते हैं, यानी उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे। और ऑब्जर्वेशन करने के बाद फिर उनका नियम बनाना वो चालू करते हैं, यानी कुछ को हल करना चालू करते हैं। इसको हम सामान्यीकरण भी कह सकते हैं। और जब ये नियम बन जाता है तो फिर उसके बाद उसका वो सत्यापन करते हैं, बार बार उसको टेस्ट करेंगे, बार बार परीक्षण करेंगे। परीक्षण करने के बाद उसका सत्यापन अगर हो जाता है तो फिर वो नियम बन के बिल्कुल तैयार हो जाता है। तो इस तरह से ये इसका नियम, आगमन विधि के जो चरण थे वो इस तरह से काम करते हैं। 4 चरणों में आगमन विधि हमारी काम करती है। और अगर आगमन विधि के जैसे प्रतिपादक पूछे जाएँ तो वो अरस्तु हैं, निगमन विधि के भी अरस्तु हैं, ये ध्यान रखना है। तो आइए अब देख लेते हैं कि विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि क्या है। देखिए, विश्लेषण का अर्थ होता है कि किसी वस्तु या कोई सामान हमारे पास है तो उसको हम क्या करें, अलग अलग तरीके से उसको बांट दें। यानी कोई समस्या अगर हमारे पास आती है तो उसको हम विभिन्न विभिन्न खंडों में बांट कर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में करके आसानी से उसको हल करना चाहते हैं यहाँ पर हम। और संश्लेषण विधि में क्या होता है कि भाई यहाँ पे हम जो हमारे पास खंड हैं या जो भी हमारे पास अलग अलग कोई वस्तु या सामान रखा हुआ है तो हम उसको पूरा पहले क्या करेंगे, एक साथ मिलाएंगे। और एक साथ मिलाने के बाद एक नया कोई एक खंड बन जाता है, एक तरह से एक बड़ा खंड बन जाता है। तो यहाँ पे हम खंडों को एकत्रित करते हैं। और अगर विश्लेषण विधि के शिक्षण सूत्र की बात करें तो अज्ञात से ज्ञात की ओर जाती है, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, और निष्कर्ष से तथ्य या अनुमान की ओर जाती है। और संश्लेषण विधि में इसके बिल्कुल विपरीत रहता है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर और अनुमान से निष्कर्ष की ओर। तो देखिए, अब विश्लेषण विधि की बात अगर हम करते हैं तो विश्लेषण विधि में जैसे अज्ञात से ज्ञात, तो यहाँ पर हमें पहले कोई अज्ञात एक समस्या होती है जो विभिन्न विभिन्न खंडों में बटी हुई होती है। तो वहाँ से हमें ज्ञात तथ्य तक जाना होता है। ज्ञात है जैसे कि मान लीजिए जैसे लिखा हुआ है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसको अगर हमें मान लीजिए सिद्ध करना है तो सिद्ध करने के लिए हमें इसमें पहले कुछ जो विभिन्न विभिन्न खंड हैं उन तक पहुंचना पड़ेगा। यानी अज्ञात अज्ञात से हम चलते जाएंगे और कहाँ तक पहुंचेंगे, ज्ञात की ओर जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसको अगर हमें सिद्ध करना है तो इसको सिद्ध करने के लिए भी पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अज्ञात राशियों की तरफ बढ़ते हैं। हम अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ना होता है। पहले हम अज्ञात अज्ञात जो भी हमें दिखाई दे रहा है, जैसे कि मान लीजिए अब कोई त्रिभुज हमने ले लिया, पहले उस त्रिभुज में 2 खंड कर देंगे, 2 त्रिभुज बनाएंगे हम। फिर दोनों त्रिभुजों की आपस में कुछ तुलनाएं करेंगे, है ना। तो इस तरह से हम उसको लेकर चलेंगे तो लास्ट में जाके यही सब सिद्ध हो जाएगा। जैसे कि त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय जो लिखी हुई है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो ये लास्ट में आकर सिद्ध हो जाएगा। ऐसा कैसा हमें पूरा प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे हमें ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना होता है, ये हमें ध्यान रखना है। और भी उदाहरण हो सकते हैं, जैसे वर्ग को आयत सिद्ध करना, या 2 समरूप त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। इस तरह से कोई भी प्रमेयों को हम सिद्ध विश्लेषण विधि द्वारा कर सकते हैं। अब देखिए, संश्लेषण विधि की जैसे उदाहरण देखें हम कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे अब संश्लेषण विधि में क्या है, कोई ज्ञात चीज़ होना चाहिए पहले। तो देखिए हमें ज्ञात है कि त्रिज्या 7 है, तो इससे हम जो अज्ञात है उसको हम आसानी से यानी क्षेत्रफल को ज्ञात कर सकते हैं। और दूसरा उदाहरण जैसे कि इसमें दिया हुआ है ए बराबर बी तथा बी बराबर सी। ठीक, तो ए बराबर बी और बी बराबर सी अगर दिया हुआ है पहले से, तो इसके द्वारा अज्ञात हमें क्या मालूम चल रहा है कि अगर बी की जगह पर हम सी रख दें तो ए बराबर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। तो इस तरह से हम ज्ञात से चालू होकर अज्ञात की ओर जाते हैं। और अगर देखें कि विश्लेषण विधि जो है वो एक तरह से निगमन विधि की तरह होती है। जैसे कि प्रमाण से प्रत्यक्ष ये सूत्र है, ये निगमन विधि की तरह कार्य कर रहा है, और यहाँ पे संश्लेषण विधि आगमन विधि की तरह कार्य कर रही है। तो ये हमें थोड़ा देख के यहाँ पे ध्यान इसको रखना है। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो रेखा गणित तथा बीज गणित में बहुत ज़्यादा विश्लेषण विधि क्या होती है, उपयोगी होती है।
रेखा गणित और बीजगणित में ज़्यादा उपयोगी होगी, ये हमें ध्यान रखना है। क्योंकि रेखा गणित में हम रेखाओं यानी ज्यामिति से संबंधित कई प्रमेय सॉल्व करते हैं और बीजगणित में भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलते हैं। अब देखिए, जो संश्लेषण विधि होती है उसमें विश्लेषण से जो प्राप्त हमें तथ्य होते हैं हम उनकी केवल जांच कर सकते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई हमें तथ्य मिल जाता है, जैसे जिसमें हमें दिया भी हो कुछ पहले से, कुछ ज्ञात भी हो, और उससे अज्ञात अज्ञात कोई राशि हमें प्राप्त करनी है, तो विश्लेषण से कोई प्राप्त अगर तथ्य तो उसकी हम जांच यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन व्याख्या करके नहीं दिखा सकते। जैसे विश्लेषण में हम व्याख्या भी पूरी दिखाते हैं करके, उसी तरह से हम यहाँ पे संश्लेषण में व्याख्या नहीं दिखा पाएंगे। और अगर अब देखिए इसके गुण की बात करें, विश्लेषण विधि के जो गुण हैं वो क्या हैं और साथ में संश्लेषण के गुण क्या हैं, तो वो हम साथ में देखते चल रहे हैं। देखिए, सुनिश्चित विचार प्रक्रिया, विश्लेषण विधि में क्या होती है, विचार प्रक्रिया सुनिश्चित होती है, यानी यहाँ पे विचार करना ही पड़ेगा, तब जाके आप विश्लेषण द्वारा हमारे जो आंसर हमें जो चाहिए उस तक पहुँच पाते हैं। और संश्लेषण विधि में क्या होता है कि ये विचार प्रक्रिया का एक निष्कर्ष मात्र होती है, यानी यहाँ पे विचार प्रक्रिया हो तो रही है लेकिन उससे हमें क्या प्राप्त हो रहा है, केवल निष्कर्ष ही प्राप्त हो रहा है बस, यानी प्रत्यक्ष से निष्कर्ष की ओर जाते हैं हम। संश्लेषण विधि में प्रत्यक्ष जो दिखाई दे रहा है उससे ज्ञात से हम निष्कर्ष निकालना होता है, बस वहाँ तक हमें जाना होता है। इसके बाद अगर देखें विश्लेषण विधि, तो विश्लेषण विधि में अगर ये शब्द आते हैं क्या, कैसे, क्यों, कब, यानी इस तरह क्वेश्चन बन रहा है कि भाई ये संख्या का जोड़ क्या है या किस तरह से ये आया है, कब कब इसको इस तरह से हम कर सकते हैं, तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन बनते हैं, तो उसमें हमें विश्लेषण का ज्ञान होता है, यानी विश्लेषण उसके अंदर से निकल के आता है, हमें विश्लेषण उसमें करना होती है, तो यहाँ से विश्लेषण की पहचान हो सकती है। इसके बाद छोटी कक्षाओं में उपयोगी नहीं है, विश्लेषण विधि जो है वो छोटी कक्षाओं में उपयोगी नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा तर्क करना पड़ता है, काफ़ी विचार विमर्श करके, और हो सकता है कुछ अलग भी तथ्यों की तरफ जाना पड़ता है, यानी अज्ञात तथ्य हमें लेना पड़ता है पहले, तो अज्ञात तक जाना छोटे बच्चों की शायद बस का काम नहीं हो पाता है, तो उस वजह से ये छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं होगी। परंतु जो संश्लेषण विधि छोटी कक्षा और बड़ी कक्षा दोनों में यूज हो सकती है, दोनों तरह के बच्चे इसको कर सकते हैं। देखिए, अब विश्लेषण विधि में तर्क, चिंतन, स्मरण आदि का विकास होता है। तर्क का विकास होगा बिल्कुल, चिंतन ज़्यादा सोचते हैं बच्चे, स्मरण शक्ति काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उनका विकास बुद्धि का होता है यहाँ पे। और जो संश्लेषण विधि है इसमें केवल स्मृति का विकास होता है, बच्चा केवल याद कर सकता है, यानी अपने मेमोरी को विकास कर सकता है मेमोरी का, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी देखा था। तो इसके बाद देखिए, विश्लेषण विधि में नवीन ज्ञान प्राप्ति के अवसर मिलते हैं, यहाँ पे नवीन ज्ञान की प्राप्ति हम कर सकते हैं, लेकिन संश्लेषण विधि में कोई नवीन ज्ञान की प्राप्ति ऐसी नहीं होती है खास, क्योंकि यहाँ पे केवल हमें ज्ञात तथ्यों से अज्ञात की ओर जाना होता है। इसके बाद लंबी विधि है, विश्लेषण कैसी है, लेकिन लंबी विधि है और इसमें अधिक समय भी लगता है, काफ़ी समय का यूज इसमें हमें करना पड़ता है समस्या को हल करने में। और जो संश्लेषण विधि है वो छोटी विधि है, जल्दी हल हो जाती है। और जो विश्लेषण विधि है ये एक रोचक विधि होती है, इसमें हमेशा हमेशा रोचकता बनी होती है और अनुसंधान आधारित होती है, यानी खोज पर आधारित होती है, बच्चे इसमें अनुसंधान करते रहते हैं। और जो संश्लेषण विधि है वो अनुकरण पर आधारित है, यानी बच्चे केवल देखकर अनुकरण करके यहाँ पे आंसर्स निकाल सकते हैं। और ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण का इसमें किसी प्रकार का कोई विकास भी ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन विश्लेषण विधि में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे स्वयं करके उसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सीख पा रहे हैं। इसके बाद मनोवैज्ञानिक विधि भी है ये विश्लेषण विधि, है ना, और जो संश्लेषण विधि है वो मनोवैज्ञानिक विधि के एक तरह से प्रतिकूल है, ज़्यादा इसमें मनोवैज्ञानिकता का यूज नहीं होता है। इसके बाद आगमन प्रक्रिया का प्रयोग हो रहा है, ये हमें खास तौर बिंदु बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि देखिए आगमन प्रक्रिया लग रही है यहाँ पूरी, विश्लेषण में क्या हो रहा है, आगमन प्रक्रिया का प्रयोग हो रहा है, लेकिन संश्लेषण में क्या हो रहा है, निगमन प्रक्रिया का प्रयोग हो रहा है। तो इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, प्रक्रिया का यूज जरूर यहाँ पे होता है, आगमन और निगमन का। इसके बाद तो अब इसके हम दोष देख लेते हैं। तो देखिए, विश्लेषण विधि क्या होती है, सभी बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि विश्लेषण विधि में क्या होता है, कई बार विचार विमर्श करना पड़ता है, कई अज्ञात राशियों की तरफ जाना पड़ता है, तो इसमें इसलिए क्या होगा, ये छोटे बच्चों के लिए या सभी बच्चों के लिए उपयोगी नहीं होती है। और संश्लेषण विधि कैसी है, सभी बच्चों के लिए उपयोगी तो है, परंतु बच्चे बार बार इसमें भूल जाते हैं, क्योंकि कई चीज़ें ज्ञात या जो ज्ञात होती हैं वो हमें याद रखना पड़ती है, तो इसमें भूल भी सकते हैं बच्चे। इसके बाद विश्लेषण विधि कठिन विधि होती है, इसमें गलत निष्कर्ष निकल सकते हैं, गणित की समस्या को हल करना यहाँ पे सीखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। और जो संश्लेषण विधि है ये काफ़ी सरल विधि होती है, यदि इसमें सूत्र या तथ्य पता नहीं होते तो निष्कर्ष गलत हो सकते हैं। देखिए, यहाँ पे सरल विधि भले है ये, लेकिन यहाँ पे भी निष्कर्ष गलत हो सकते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष से निष्कर्ष की ओर जाया जाता है इस विधि में, तो सूत्र वगैरह कुछ याद, अगर कोई ज्ञात राशि कुछ चीज़ें हैं तो वो सब गलत भी
उनके द्वारा हम भूल जाएं तो गलत भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं। एक तरह से जो संश्लेषण विधि है ये रटने की प्रणाली पर बल देती है, बच्चे को रटना ज़्यादा सिखाती है। और लगभग इसके सभी दोष जो हैं आगमन और निगमन विधि जैसे ही होंगे, तो ये थोड़ा आप इसके बारे में थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। और चलिए साथ में हम देख लेते हैं कि विश्लेषण विधि का जो मतलब चरण होते हैं, किस चरण में कार्य करती है, कितने चरण में कार्य करती है। तो विश्लेषण विधि के चरण किस तरह से कार्य करते हैं वो हम देख लेते हैं कितने चरण हैं। तो देखिए सबसे पहले समस्या प्रस्तुत करना, यानी सबसे पहले समस्या आती है, प्रस्तुत होगी हमारे सामने। इसके बाद हम उसका अनुभूति यानी उसको अनुभव करेंगे, फिर बाद में उसको हम विश्लेषण उसका करते हैं। तो 3 चरणों में विश्लेषण विधि चलती है, तो ये आप इसका ध्यान रखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब भी कर दें, साथ में बेल आइकन भी दबाएँ, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल जाया करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।